तो भाई अभी अभी UFC 319 इवेंट की पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, जिसमें डेना वाइट और हामजा चिमाएव ने UFC 319 के बाद काफ़ी बड़े स्टेटमेंट्स दिए। डेना वाइट ने यहाँ पर हामजा चिमाएव की पॉपुलैरिटी, उनके फ्यूचर के बारे में बात करी है, UFC के अंदर किस तरीके का उनका फ्यूचर होने वाला है, नेक्स्ट फाइट कब तक हो सकती है, कितना एक्टिव रहने वाले हैं हामजा चिमाएव। साथ ही साथ हामजा चिमाएव जो कि अब नए UFC के मिडिल वेट चैंपियन बन गए, उन्होंने खुद अपने आगे आने वाले कैरियर के बारे में बताया है। उन्होंने ड्रीकस डुप्लेसिस से फाइट करी, उसमें उनको कितनी स्ट्रेंथ फील हुई, किस तरीके का उनका कार्डियो का प्रिपरेशन रहा है, नेक्स्ट अपोनेंट कौन सा होने वाला है हामजा चिमाएव का, ड्रीकस डुप्लेसिस का क्या फ्यूचर होने वाला है, सारी चीजों के बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस हुआ है। और मैं आप सबको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली गई सारी चीजें हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं डेना वाइट का सेक्शन। अब अल्टीमेटली डेना वाइट तो है UFC का ये बॉस, और UFC के बॉस का यहाँ पर चैंपियन को लेकर क्या आउटलुक बनता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेना वाइट ने यहाँ पर दो वर्ड्स यूज करे हामजा चिमाएव के लिए। सबसे पहला वर्ड उन्होंने बोला इम्प्रेस्ड, और दूसरा वर्ड उन्होंने यूज करा पॉपुलैरिटी का, और ये दोनों ही वर्ड्स काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं हामजा चिमाएव के आगे आने वाले UFC फ्यूचर के लिए। क्योंकि यहाँ पर हामजा चिमाएव की जो फाइट थी ड्रीकस डुप्लेसिस के लिए, लोगों का ऐसा एक्सपेक्टेड था कि हामजा चिमाएव जीत सकता था, चांसेस थे जीतने के हामजा चिमाएव के भी, और डेना वाइट ने भी ये चीज बोली। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ड्रीकस डुप्लेसिस को वो इस तरीके से कंट्रोल कर सकता है। हालांकि हामजा चिमाएव से एक्सपेक्टेड था, वो जब भी जाता है किसी भी अपोनेंट को रैकडॉल करता है, बट ड्रीकस डुप्लेसिस से ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो अच्छा फाइट बैक करेगा। और डेना वाइट ने यही चीज बोली कि हामजा चिमाएव की इस परफॉर्मेंस से वो इंप्रेस्ड है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि वो हामजा चिमाएव की पॉपुलैरिटी को देख के काफी ज्यादा शॉक में, क्योंकि यहाँ पर यूएस के अंदर जिस लेवल की पॉपुलैरिटी हामजा चिमाएव की थी वो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब मैंने पहले भी इसके बारे में बात करा कि ये कहीं मिडिल ईस्ट में फाइट हो रही होती तो अब एक बार को समझा जाता कि हामजा चिमाएव यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये फाइट यूएस में किसी आउट ऑफ द फॉरेन फाइटर को इतना ज्यादा सपोर्ट करना, यहाँ पर ड्रीकस डुप्लेसिस के लिए सपोर्ट एक्सपेक्टेड था कि हो सकता था, लेकिन हामजा चिमाएव के लिए एरिना भर के लोग आए थे यहाँ पर उसको सपोर्ट करने के लिए। वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा शॉकिंग था, और मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि हामजा चिमाएव के पर्सपेक्टिव से अच्छी चीज है। पॉपुलैरिटी यहाँ पर इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हामजा चिमाएव के लिए क्योंकि UFC की बैकिंग यहाँ पे निकल के आएगी। UFC को पता है कि अगर हामजा चिमाएव US के अंदर पॉपुलर है, वो पेपर व्यू मॉडल सेल करा सकता है। अगर आप सबको नहीं पता, अभी भी US के अंदर पेपर व्यू मॉडल चल रहा है, 2025 तक तो पेपर व्यू मॉडल ही चलेगा, और आगे आने वाली जो डील है उसके लिए भी UFC को ऐसे पॉपुलर फाइटर्स चाहिए जो कि UFC को US के अंदर और ज्यादा पॉपुलर बना सके। US में भी UFC को कोई बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम स्पोर्ट कंसिडर नहीं किया जाता है, और हामजा चिमाएव जैसा पॉपुलर फाइटर जो कि US में, यूरोप में इतना पॉपुलर है, वो अगर चैंपियन इस टाइम पे बन गया तो डेना वाइट को तो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होगी। तो UFC एट द एंड ऑफ द डे चाहती क्या है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना, और ऐसे फाइटर्स, हामजा चिमाएव जैसे फाइटर जो कि UFC में पॉपुलर होंगे, उनके कारण रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता है। और इसीलिए यहाँ पर हामजा चिमाएव की इस विक्ट्री से डेना वाइट इतना ज्यादा खुश है, और इसलिए उसने यहाँ पर ये पॉपुलैरिटी वाली चीजों को डिस्कस करा। मोटा आप सब यही समझ सकते हो कि चैंपियन काफी सारे फाइटर्स बनते हैं, और जो भी फाइटर UFC चैंपियन बनता है वो डेफिनेटली एकदम हाई क्वालिटी फाइटर होता है, लेकिन सारे चैंपियंस को UFC की उस तरीके की बैकिंग नहीं मिलती है। लेकिन जो हामजा चिमाएव पॉपुलैरिटी शो करता है, या जो भी चैंपियन यहाँ पर पॉपुलैरिटी शो करता है या पोटेंशियल दिखाता है कि वो US ऑडियंस और यूरोप ऑडियंस को अच्छी तरीके से मार्केट और टारगेट कर सकता है, उसको UFC अलग लेवल से बेनिफिट देती है, अलग लेवल से बैकिंग दिखाती है, उसके अकॉर्डिंग फाइट्स बुक करती है, उसकी मनपसंदीदा फाइट्स होती है, फाइट लोकेशंस उसके हिसाब से चूज होती है। तो हामजा चिमाएव को ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं क्योंकि वो इस तरीके के पॉपुलैरिटी में जाते हैं। और हम सबको पता है कि डेना वाइट जब जिस भी फाइटर को पॉपुलैरिटी में देखता है उसको अच्छी तरीके से केटर करता है। और इसी रिगार्डिंग डेना वाइट से एक और रिपोर्टर ने यह भी पूछा कि क्या हामजा चिमाएव यहाँ पर बिगेस्ट सुपरस्टार बन सकता है, तो डेना वाइट ने यहाँ पर डेफिनेटली बोला कि हामजा चिमाएव ऑलरेडी एक वे पे है कि वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स है, और करंटली जो US में उसका सपोर्ट दिखाया जा रहा है, ऑलरेडी वो वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स UFC का है, और अब वो चैंपियन भी बन गया। तो आप समझ सकते हो किस लेवल पे उसकी स्काई रॉकेट होगी पॉपुलैरिटी। और ओवरऑल UFC 319 की जिस लेवल की हाइप थी, जितने लोग इसमें ट्यून इन करें, जितने यहाँ पर मेरे चैनल पे जितने ज्यादा व्यूज आए, मेरे चैनल पे जितनी ज्यादा वीडियोस को ट्रैक्शन मिला, उसी से ही समझ आता है कि हामजा चिमाएव की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। कि अब हामजा चिमाएव पे जो ये पिछला क्वेश्चन निकल के आता था कि वो काफी इनएक्टिव थे, हर साल में एक बार ही फाइट करते थे, तो इसके रिगार्डिंग डेना वाइट से पूछा गया, तो डेना वाइट ने यहाँ पर ये चीज कंफर्म करी है, और बेसिकली इनडायरेक्टली ही कंफर्म करी है। और ये चीज बेसिकली उनसे पूछा गया कि क्या हामजा चिमाएव अब एक बार से ज्यादा फाइट करेगा। डेना वाइट ने यहाँ पर क्लियरली यही बोला है कि हामजा चिमाएव अब चैंपियन है, तो उसको डेफिनेटली एक्टिव रहना पड़ेगा, एक एक्टिव चैंपियन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और इस हिसाब से इसका रिप्लाई, ये जो कार्डियो वीकनेस और ये वीक पॉइंट हामजा चिमाएव का था, हामजा चिमाएव ने इसके ऊपर रिप्लाई करते हुए यही बोला है कि जो डाउटर्स थे और जो उनको डाउट कर
रहे थे उसका रिप्लाई उन्होंने अपनी फाइट से दे दिया है। 500 से ज्यादा स्ट्राइक्स उन्होंने अटेम्प्ट करी है इस फाइट के अंदर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट नंबर्स है यहाँ पर यूएफसी में एक सिंगल फाइट में इतनी सारी स्ट्राइक्स लैंड करने की। साथ भाइयों यहाँ पर 12 टेकडाउन्स लैंड करे हैं हमजा चिमाएव ने और 21 मिनट 40 सेकंड का कंट्रोल टाइम है। आप समझ सकते हो 25 मिनट की फाइट होती है एक टाइटल फाइट, जिसमें से 21 मिनट 40 सेकंड यहाँ पर हमजा चिमाएव ने ड्रीकस डुप्लेसिस जैसे हार्ड ड्यूरेबल फाइटर और जो कि स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है उसको जमीन पे होल्ड करके रखा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फीट है और दिखाता है कि हमजा चिमाएव कितना ज्यादा डोमिनेंट है ग्राउंड पे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि हमजा चिमाएव ने ये बोरिंग फाइट लड़ी, यहाँ पर वो फिनिश के लिए जाना जाता है। और आप में से भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमजा अगर यहाँ पे फाइट फिनिश कर देता तो और ज्यादा मजा आ जाता। तो ये देखो, सबसे पहले मेरा ओपिनियन इस चीज पे आप समझ लो, हमजा चिमाएव ने ड्रीकस डुप्लेसिस को 21 मिनट 40 सेकंड एक 25 मिनट की फाइट में कंट्रोल कर रखा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ड्रीकस डुप्लेसिस कोई ऐसा गहरा चैंपियन नहीं था, उसने मिडिल वेट डिवीजन में बड़े बड़े लोगों को हरा रखा है। रॉबर्ट विटेकर, इजराइल अडेसानिया, शॉन स्ट्रिकलैंड, इन सबको डिस्ट्रॉय करके हरा रखा है उसने। तो उसको 21 मिनट 40 सेकंड ग्राउंड पे होल्ड कर पाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ पर डेफिनेटली हमजा चिमाएव ने बोला कि वो फिनिश के लिए ही जा रहे थे और नेक्स्ट टाइम वो और ज्यादा मेहनत करेंगे फिनिश को निकालने के लिए। और एक एक्टिव चैंपियन को ये सारी चीजें सपोर्ट और बैकिंग मिलती है यूएफसी के। तो डेफिनेटली आप सब ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमजा चिमाएव 3 बार तो नहीं 2 बार तो जरूर से यूएफसी के अंदर फाइट करने वाला होगा एक साल के अंदर। आप सबको मल्टीपल फाइट्स देखने को मिलेगी हमजा चिमाएव की। डेना वाइट ने और भी बात करी दूसरी फाइट्स के बारे में। सबसे बड़ी इंजुरी की बात यहाँ पर ये निकल के आई कि एरन पीको को शायद से यहाँ पर एक कंकशन फेस करना पड़ा है, जो कि वो स्पिनिंग बैक एल्बो उनको लगा था लेरोन मर्फी का। फिर यहाँ पे जो दूसरा स्पिनिंग बैक एल्बो आया था जेओफ नील यहाँ पर ऑल राइट है, जो कार्लोस प्राउटेस ने उनको स्पिनिंग एल्बो मारा था। उसके बाद जेओफ नील ऑल राइट है, बट एरन पीको को यहाँ पर हॉस्पिटल भेजना पड़ा था क्योंकि उनको कंकशन आ गया है। साथ ही साथ यहाँ पे लेरोन मर्फी के फ्यूचर के बारे में उन्होंने ये बोला है कि वो इस फाइट के अंदर इंटरेस्टेड है। लेरोन मर्फी वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की दिसंबर के अराउंड हो सकता है और वो इस फाइट के अंदर इंटरेस्टेड है। ट्यूसडे को जब मैच मेकिंग होगी तो उसके बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल यूएफसी 319 इवेंट उनके हिसाब से और मुझे भी लगता है कि आप सबके हिसाब से भी बहुत बैंगर था। दो स्पिनिंग बैक एल्बो नॉकआउट्स देखने को मिले और वो भी बैक टू बैक मल्टीपल आउट कोल्ड नॉकआउट्स यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर भी मेन कार्ड के अंदर भी। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग यहाँ पर कार्ड रहा यूएफसी 319 का। बात करते हैं कि हमजा चिमाएव ने पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइट लड़ने के बाद क्या क्या चीजें बोली है। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था इस पूरे फाइट वीक में वो था हमजा चिमाएव का कार्डियो। हमजा चिमाएव क्या 5 राउंड टिक पाएगा? और बहुत सारे एक्सपर्ट्स और मैंने भी यही बोला था कि अगर फाइट लेटर राउंड में जाती है तो डीडीपी को यहाँ पर एडवांटेजेस होंगे। हालांकि वो चीज एडवांटेज लेने नहीं दिया गया यहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि ड्रीकस डुप्लेसिस बिल्कुल भी यहाँ पर एक्टिव नहीं दिखा ग्रैपलिंग के अंदर। उसको पूरी तरीके से आउट स्किल करा ग्रैपलिंग और रेसलिंग के अंदर हमजा चिमाएव ने, तो वो उतना कोई एडवांटेज ले ही नहीं पाया। हमजा चिमाएव का कार्डियो उस तरीके से बर्न ही नहीं कर पाया। और उनका ऐसा कहना है कि 5th राउंड के अंदर में उन्होंने ट्राई करा था फिनिश निकालने का, सेपरेशन क्रिएट करने का, बट उस टाइम पे ड्रीकस डुप्लेसिस ने उनकी बैक ले ली थी। वो उनका एक बहुत बड़ा मिस्टेक था। बट यहाँ पर उन्होंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई करा ड्रीकस डुप्लेसिस को फिनिश करने का। और डेफिनेटली भाइयों ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस अगर आप फिर से देखोगे फाइट में, ऐसा कभी भी नहीं लगा कि हमजा चिमाएव स्टॉलिंग कर रहा है या फाइट को छोड़ रहा है। हमजा चिमाएव ने अपनी तरफ से तो पूरा यहाँ पर दिया, अपनी तरफ से पूरा यहाँ पर स्ट्रेंथ लगा दी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमजा चिमाएव यहाँ पर फिनिश नहीं निकाल पाए। क्योंकि ग्रैपलिंग के अंदर देखोगे तो ड्रीकस डुप्लेसिस पे इतनी ग्रैपलिंग नहीं थी कि वो वापस से खड़ा हो जाए या वापस से सेपरेशन क्रिएट कर दे, लेकिन उस पर इतनी ग्रैपलिंग थी कि वो अपने चोक्स वगैरह को डिफेंड कर पाया और उस तरीके से यहाँ पर नॉकआउट वगैरह या और इसीलिए यहाँ पर सबमिशन वगैरह नहीं निकल के आया। इसी के साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा कि मिडिल वेट चैंपियन तो अब बन चुका है हमजा चिमाएव, उसके पास बेल्ट आ गई, अब उसकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ होने वाली है? हमजा चिमाएव की नेक्स्ट फाइट में उसकी अपोनेंट कौन होने वाला है? तो हमजा चिमाएव ने बेसिकली ये बोला है कि वो इस फाइट के बाद बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं है और वो जल्द से जल्द फाइट करना चाहते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि उन्होंने ऐसा बोला है कि यूएफसी जो भी डिसाइड करेगी किसी को भी ले आओ, वो किसी को भी हराने के लिए रेडी है, लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि 2 नाम सबसे ज्यादा फ्रंट रनर है इस टाइम पे। राइनर डिरेडर की फाइट हो सकती है हमजा चिमाएव से, या फिर कायो बोहायो। मुझे ऐसा लगता है ये 2 फाइटर्स हैं जो कि अच्छा चैलेंज दे सकते हैं हमजा चिमाएव को मिडिल वेट डिवीजन में। इन दोनों के अलावा फिलहाल ऐसा कोई मिडिल वेट डिवीजन का फाइटर नहीं है जो कि बहुत ज्यादा तगड़े दे सकता है। और इन दोनों का नाम भी इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छे ग्रैपलर्स माने जाते हैं, इनका ब्राजीलियन जिu-जित्सु बहुत अच्छा है। कायो बोहायो की तो थोड़ी ट्रैश टॉकिंग भी चलती है हमजा चिमाएव से, तो ये उस एंगल से भी काफी इंटरेस्टिंग फाइट बन सकती है। और वो यंग अपकमिंग फाइटर है, अनडिफीटेड है वो भी, तो उसका भी यहाँ पर अच्छी तरीके से रिकॉर्ड बन सकता है।
बात भाइयों की ये फाइट उनकी नेक्स्ट कब हो सकती है, तो हमजा चिमाएव ने अपनी विश दिखाई थी कि अक्टूबर के अंदर जो अबू धाबी वाला कार्ड होने वाला है, और हमेशा से पिछले 2 साल से लगातार अबू धाबी के अंदर जो इवेंट होता है यूएफसी का, हर साल एक इवेंट, उसके अंदर यहाँ पर हमजा चिमाएव की फाइट होती है। तो हमजा चिमाएव ने बेसिकली बोला है कि अक्टूबर 21 को जो यहाँ पर ये कार्ड होने वाला है यूएफसी का अबू धाबी के अंदर, उसके अंदर वो फाइट करना चाहते हैं। अभी उनको कोई इंजरीज नहीं है और कोई भी अपोनेंट ले आए, डोंट केयर, ही डजंट केयर, कोई भी अपोनेंट ले आए यूएफसी, उसके साथ वो फाइट करना चाहते हैं अक्टूबर के अंदर। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, क्या हमजा की टीम इसको एक्सेप्ट करेगी। हमजा तो डेफिनेटली फाइट करने के लिए रेडी होता है, लेकिन फाइटर्स की टीम होती है जो उसके लिए बेस्ट होता है वो चूज करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत स्मार्ट मूव होगा कि अक्टूबर में वापस से फाइट करना, बट ये हमजा चिमाएव ये कुछ भी कर सकता है। इसकी रेसलिंग, ग्रैपलिंग इस तरीके की, इतना क्रेजी फाइटर है, ये वापस से 2 महीने के अंदर आके वापस से फाइट कर सकता है। तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल हो सकती है, अक्टूबर के अंदर दोबारा से भी हमजा चिमाएव की फाइट हो सकती है भाई। और रही बात ड्रीकस डुप्लेसिस की, तो ड्रीकस डुप्लेसिस भी जल्दी यहाँ पर कम बैक करेंगे, इवन दो उनकी यहाँ पर इंजरीज काफी ज्यादा सीवियर थी, इतने सारे जो उन्होंने स्ट्राइक्स अब्सॉर्ब करें। डेना वाइट ने भी ये कहा था कि इट विल बी अ लॉन्ग रोड टू साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो हेड स्ट्राइक्स उस समय पर जरूर नहीं दिख रहे थे उतने ज्यादा, बट स्वेलिंग सिग्निफिकेंट थी उनके फेस पे, और उनको मुझे ऐसा लगता है कि काफी लंबा रेस्ट लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स का यहाँ पर रेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से ड्रीकस डुप्लेसिस की नेक्स्ट फाइट में, तभी वो यहाँ पर कम बैक करेगा। और ड्रीकस डुप्लेसिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, वो बहुत स्मार्ट फाइटर है, वो कभी भी इंजरी में फाइट नहीं करेगा या अपने कम बैक को रश नहीं करेगा, अपने आप को पूरा टाइम देगा हील करने का और बेटर होने में टाइम देगा, और उसके बाद ही वो कम बैक करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम ड्रीकस डुप्लेसिस अभी यहाँ पर रहने वाला है मिडिल वेट डिवीजन में, इतनी जल्दी ये एंड नहीं है ड्रीकस डुप्लेसिस का। इवन दो हमजा चिमाएव से आ रहा है वो, हमजा चिमाएव अपने आप में ही बहुत लेजेंडरी फाइटर है, अब तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रूव हो चुकी है। और हमजा चिमाएव से हारने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कैरियर खत्म हो गया या कुछ है। हमजा चिमाएव बहुत ग्रेट फाइटर था, उससे हारने में कोई भी शर्म नहीं है। तो आप सबका क्या ओपिनियन है, हमजा चिमाएव की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होनी चाहिए? क्या डेना वाइट का जो यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि हमजा चिमाएव एक मेगा स्टार बन सकता है कॉनर मैकग्रेगर जैसा, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।